हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज हमारा है वीकली टेस्ट का नंबर 8। तो वीकली टेस्ट में अभी के वीकली टेस्ट में जो है टोटल 20 क्वेश्चन है। उसमें जो है मैंने पंचायत के वर्तमान में जितने भी पीएससी या व्यापम के पेपर हुए हैं जो इसी महीने के अंतर्गत हुए हैं, उसमें पंचायत से जितने क्वेश्चन पूछे गए आज के जो पेपर उसमें मैंने शामिल किया है। इसके अलावा कुछ छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी जो हाल ही में आए और हमने वीकली टेस्ट में अभी तक उसको कवर नहीं किया है, तो वो वाले पार्ट को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया इस पेपर में। इसके अलावा जो है संविधान के जो क्वेश्चन है वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इस बार के जो मैंने लिया है, और हो सकता है कि उसमें से कई क्वेश्चन जो है एकदम नए लगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप बना के देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम चालू करते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। इस पेपर का जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बताऊंगा। तो पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे अपना आंसर मिलाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्या है। मतलब निम्न जितने भी कथन दिए उसमें से सही कथन बताना अपने को। पहला है 20% सरपंच एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो जो जनपद पंचायत के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायत आती है उसके जितने भी सरपंच होते हैं, 20% सरपंच जो है एक साल के लिए वहां जाकर पदेन सदस्य बनते हैं, उसके बाद 20-20% करके जाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पहला पॉइंट जो दिया, एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बनते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा, जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष ही जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो दिया बिल्कुल गलत पॉइंट दिया है। तीसरा दिया है, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो है वो जिला पंचायत में कोई भी सदस्य या समिति के सदस्य नहीं बन सकते। तो तीसरा पॉइंट भी गलत है। चौथा, राज्यसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए, जिला पंचायत के अंतर्गत जितने भी राज्यसभा वाले सदस्य का नाम वहां से आता है, तो वो जो है जनपद वो जिला पंचायत के सीधे सीधे जो है वहां पर वो सदस्य बनते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र ग्रामीण होना चाहिए, ना कि नगरी। तो इसमें जो है ग्रामीण नगरी का पार्ट जो है कुछ नहीं दिया। तो चौथा पॉइंट भी गलत है। ये सभी इसमें लिखा है राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत पॉइंट है। अगर यहाँ पर लिखा ग्रामीण तो यहाँ पे हम ले सकते थे उसको, लेकिन यहाँ पर चौथा पॉइंट में ग्रामीण नहीं लिखा है, तो सभी तो होते नहीं, केवल ग्रामीण वाले होते हैं। तो चौथा पॉइंट भी गलत है। पांचवा पॉइंट, राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल सही पॉइंट है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के विधायक होते हैं वो सीधा सीधा इसके सदस्य बनते हैं। अगला, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो जनपद, जैसे मैंने पहले बताया कि जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष जो है जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं। तो इसका सही पॉइंट है 1, 5 और 6, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। तो पहले का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है, यानी जनपद पंचायत का जो स्ट्रक्चर है उसके विषय में हमको बताना सही क्या है। पहला पॉइंट दिया, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य। तो जनपद पंचायत विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बटे रहती है, जिसको वार्ड भी बोला जाता है। तो वहां से जो है पार्षद चुने जाते हैं, यानी निर्वाचित सदस्य जो पार्षद है वही होते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से पूर्णता या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, यानी जनपद पंचायत के अंतर्गत विधायक जो होते हैं वो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। ये पॉइंट बोला गया है। तो इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, फिर हम दूसरे में नजर मारेंगे। तीसरा बोला है, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता है वो जनपद पंचायत का सदस्य होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि नगरीय क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र वाले जो विधायक होंगे वही केवल जनपद पंचायत के सदस्य बनेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है वो गलत है। लेकिन दूसरा पॉइंट, क्योंकि तीसरा पॉइंट नगरी वाला दे चुका है, तो सीधा सीधा जो दूसरा पॉइंट बनता है वो ग्रामीण वाले ही माना जाएगा, क्योंकि नगरी वाला जो तीसरा पॉइंट है उसको स्पष्ट कर दिया। तो तीसरा तो गलत है। तो दूसरा जो पॉइंट है कि अंशतः या पूरा जो पड़ता है वो जनपद पंचायत के जो विधायक है, मतलब जो विधायक को जनपद पंचायत के सदस्य बनेंगे, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, जनपद पंचायत के क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच। तो जैसे मैंने बताया कि ग्राम पंचायत के 20% सरपंच जो होते हैं वो जाके जनपद पंचायत के सदस्य एक साल के लिए बनते हैं। तो पांचवा पॉइंट जो है वो, जो चौथा पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है।
5वां पॉइंट, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच, तो ये बिल्कुल सही है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था। 6वां, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जनपद के नहीं, तो यहाँ पर 6वां पॉइंट गलत है। तो 1, 2 और 5 यानी इसका आंसर होगा ए। तो दूसरे का आंसर है ए, 1, 2 और 5। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है। यानी सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में गलत चीज क्या हमको ये बताना है। पहला, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर या पेश किया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है 1 वर्ष के बाद पेश किया जा सकता है, ना कि 1 वर्ष के भीतर। तो पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है, तो इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही है, आंसर में 1 पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा, यह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। चौथा, या कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 से उससे ज्यादा से होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट जो है गलत है, तीसरा क्योंकि सही है, चौथा गलत है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर है चौथा भी। पांचवा, सरपंच इसके विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है, तो सरपंच कर सकता है कलेक्टर के समक्ष, ये सही है। अगला, सरपंच इसके विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है, तो 15 दिन नहीं 7 दिन के भीतर अपील कर सकता है, तो 6वां पॉइंट भी गलत है। तो इसमें से पूछा कौन सही नहीं है, तो 1, 4 और 6 पॉइंट सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, 1, 4 और 6। अगला चौथा है क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई और केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था। तो सभी जो महिला थी वो 2 ही काम करते थे, या शराब दुकान के बाहर धरना देते थे या विदेशी वस्त्र दुकान के बाहर धरना देते थे। क्योंकि ऑप्शन में यहाँ विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना दिया गया है, तो इसका आंसर यही होगा, चौथे का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही कथन क्या है, मतलब इनमें से सही कथन बताना है। पहला है, सरपंच माह में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा, बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, सरपंच बुलाएगा। दूसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जनपद पंचायत की बैठक बुलाएगा, 2 बार नहीं 1 ही बार बुला सकता है, दूसरा गलत है। तीसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जिला पंचायत की बैठक बुलाएगा, 2 बार नहीं कम से कम 1 बार होना चाहिए, तीसरा भी गलत है। चौथा, यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, बिल्कुल सही पॉइंट है, यदि 25 दिन हो जाते हैं और बैठक नहीं बुलाए तो सचिव सूचना जारी करता है। अगला, यदि जनपद या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूचना जारी करेगा, वो भी बिल्कुल सही है, जनपद और जिला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी करता है और ग्राम पंचायत में सचिव करता है। तो 1, 4 और 5 यानी सी पॉइंट सही है। अगला, हसदो नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो हसदो नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है हसदो नदी, तो 6वें का आंसर है बी, महानदी। अगला, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कर्मवीर एक श्रेष्ठ प्रकाशन था, इसके संपादक का क्या नाम था। तो कर्मवीर के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, 7वें का आंसर है डी। अगला, निम्न में से कौन कोरिया जिले का मुख्यालय है। तो कोरिया जिले का मुख्यालय जो है वो बैकुंठपुर है, तो 8वें का आंसर है सी, बैकुंठपुर। अगला, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रवेश कर के भुगतान में कितने वर्ष की छूट दी है। तो प्रवेश कर में जो छूट दी गई है वो है 7 वर्षों की, तो इसके आंसर है 90 का सी, 7 वर्ष। अगला, निम्न में से सही क्या है विशेष बैठक के संदर्भ में। विशेष बैठक के संदर्भ में अपने को सही चीज बताना है। पहला, यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित मांग करे तो सरपंच ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा, सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है, यानी उसको नकार सकता है, नहीं नकार सकता, बुलाना पड़ेगा। तीसरा, यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो अन्य सदस्य स्वयं बैठक बुलाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है, यदि सरपंच नहीं बुला रहे तो बाकी सदस्य जो मांग कर रहे वही बैठक बुलाएंगे, तीसरा भी सही है। चौथा, विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा, बिल्कुल सही है, सचिव के द्वारा ही जारी की जाएगी। अगर वो सरपंच बैठक नहीं बुला रहा और बाकी सदस्य बुला रहे तो सचिव सूचना जारी करेगा। पांचवा, विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत की अनुमति, विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत अनुमति देगी, गलत है, सचिव बुला लेगा। तो 1, 3 और 4 यानी इसका आंसर है 1, 3 और 4। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों में राष्ट्रपति अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए कर सकता है। यदि कभी उच्च न्यायालय का काम बढ़ जाता है या उसमें न्यायाधीशों की या उनके जो पुराने काम है वो बचे हुए हैं बकाया काम, तो ऐसी स्थिति जब वो उनके काम ज्यादा हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास पावर रहती है कि वो कार्यकारी
या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये कितने वर्ष के लिए कर सकता है? अधिकतम 2 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर है 2 वर्ष से अनधिक, यानी 11वें का आंसर भी है ए। अगला, निम्न में से किसमें बुनियादी संरचना का सिद्धांत विकसित किया गया था, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें विकसित किया गया था? कौन सा केस था? वो था केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य केस। तो 12वें का आंसर है सी, केशवानंद भारती। अगला, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दुर्व्यवहार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है यदि केवल, पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद इसकी सिफारिश करती है, दूसरा लोकसभा में उपस्थित 2/3 बहुमत मतदान द्वारा ऐसा करने की सिफारिश करती है, तीसरा जांच करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय इसकी सिफारिश करती है, चौथा जांच करने के बाद उच्च न्यायालय सिफारिश करती है, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से इसकी सिफारिश करते हैं। देखिए, अगर जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना है तो इसके लिए जो है सिफारिश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन इसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद। तो इसका आंसर होगा सी। तो इस 13वें का आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद, जांच करेगी सर्वोच्च न्यायालय उसके बाद। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पदी कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्ति दी गई, यानी वो अपने पद में रहते हुए जो भी काम करेगा उसको न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो अपने न्यायालय में उस पद में जो भी काम किया उससे न्यायालय में उसको नहीं ले जाया जा सकता। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये है आर्टिकल नंबर 361, यानी 14 का आंसर है ए, आर्टिकल 361। अगला, समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं किए गए मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है, यानी जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं बताया गया है, नहीं है, उसमें कानून कौन बनाएगा, यानी बचा कौन? संघ सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद का है। तो इसका आंसर होगा 15 का बी, संसद। अगला, छठवां, एक लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी को इसके कार्यालय से संबंधित सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के आदेश के लिए जारी की गई याचिका कौन सी होती है? तो लोक प्राधिकरण के लिए जो याचिका जारी की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है। इसकी कौन सी उसकी रिट होती है? ये परमादेश होती है, मैंडेमस। तो इसका आंसर है 16 का ए, परमादेश। अगला, जहां समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि जो राष्ट्रपति की अनुमति से बनाई गई है, संसद के द्वारा बनाई पूर्व विधि के विरोध में है, तब राज्य द्वारा निर्मित ऐसी विधि का क्या होगा? देखिए, जब राज्य सूची में कोई भी कानून बनता है और केंद्र सूची में भी उसी विषय पर कानून बन जाता है, मान लीजिए, मतलब तो ऐसे, या समवर्ती सूची में कोई कानून बन जाता है, ऐसा कुछ विषय आता है जहां पर राज्य सूची और केंद्र सूची के कानून एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर किसका कानून मान्य होता है? केंद्र सूची का, यानी संघ सूची का। लेकिन यहाँ पर अगर राज्य सूची, केंद्र ने पहले से एक कानून बनाया हुआ है और वहां पर जो है राज्य सूची में अगर वो कानून बनाया जा रहा है और उसमें राष्ट्रपति की परमिशन ले ली गई है, यानी राष्ट्रपति ने उसमें स्वीकृति दे दी है, तो ऐसा कानून जब भी राज्य बनाएगा तो वो केंद्र सूची के ऊपर मान्य होगा, यानी उस समय केंद्र का कानून राज्य से ऊपर नहीं हो सकता जब राष्ट्रपति परमिशन दे दे। अगर राष्ट्रपति यहाँ परमिशन दे दिया तो राज्य का कानून ही मान्य होगा। तो 17वें का आंसर है राज्य में प्रभावी होगा, यानी वो कानून जो राज्य सरकार ने बनाया है या राज्य विधानमंडल ने बनाया है वो उसमें प्रभावी होगा। तो 17 का आंसर है ए, प्रभावी होगा। अगला, भारत के संविधान के अनुसार पद जिला न्यायाधीश में सम्मिलित नहीं, यानी जिला न्यायाधीश के नाम पद में क्या कौन कौन से पद नहीं आते, जो सम्मिलित नहीं है उस पद में उसका नाम बताना है। पहला है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, दूसरा है सत्र न्यायाधीश, तीसरा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथा है लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, पांचवा है नन। तो जो सी ऑप्शन है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं आते या उसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर 18 का सी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है, यानी निजता का अधिकार कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21। तो इसका आंसर है सी, 19 का सी। अगला, उपराष्ट्रपति के पदच्युति प्रस्ताव के विषय में सही क्या है, यानी उसको पद से हटाने के विषय में सही क्या है? पहला, यह प्रस्ताव राज्यसभा में पुरस्थापित होता है, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में ही लाया जाएगा उसको हटाने का प्रस्ताव। दूसरा, यह संसद के किसी भी सदन में पुरस्थापित किया जा सकता है, गलत है, केवल राज्यसभा में ही हो सकता है। तीसरा, यह राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, गलत है। चौथा, यह लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, गलत है। पांचवा, या दोनों सदन से साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए,
इसके लिए होता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा साधारण बहुमत से उसको पारित कर दे, जिसमें लोकसभा सहमत हो तो उस प्रस्ताव को पारित माना जाता है। तो इसका अर्थ होता है लोकसभा भी उसको साधारण बहुमत से ही पारित करती है। तो चौथा पॉइंट जो कि यह लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए सही है, लेकिन वो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता। जो हमारा क्वेश्चन है, जो पांचवा पॉइंट बोले या दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, ये पूरे क्वेश्चन को कवर कर ले रहा है, इसलिए पांचवा पॉइंट दोनों पॉइंट को कवर कर रहा है, इसलिए सही माना जा रहा है। तो इसका आंसर होगा 1 और 5, यानी 20 का आंसर है डी, 1 और 5। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे आज के, उसको हमने कवर कर लिया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपसे जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बने होंगे। कितने क्वेश्चन बने आप ये जरूर कमेंट में करके बताइएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।